الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر والإسلام. الله أكبر. दोस्तों, आखिरकार नाक रगड़कर माफी मांगनी ही पड़ी। मैं पहले दिन से जब से कतर पर हमला हुआ है, मैं कह रहा हूं कि कतर एक बार के लिए हमला करे ना करे, लेकिन हालात ऐसे जरूर पैदा किए जाएंगे जिसके चलते इजराइल को या नेतन्याहू को हथियार डालने होंगे। कतर पर हमले के फौरन बाद ही उसने इजिप्ट और तुर्की को भी धमकी दी थी, लेकिन अमेरिका सहम गया था सबसे ज्यादा कतर को लेकर, क्योंकि कतर में उसका जो मिलिट्री बेस है वो पहले से ईरान के टारगेट पर है। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। उस ईरान को काबू में रखने के लिए ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में अपना मिलिट्री बेस बनाकर बैठा है। लेकिन अगर वो ज्यादा तेवर दिखाता या फिर खुलकर इजराइल का साथ देता कतर वाले मसले में, तो यकीन मानकर चलिए अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा था मिडिल ईस्ट से। अब ऐसे में नेतन्याहू से साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया, नाक रगड़कर माफी मांगो। और आज आपको यही दिखाने जा रहा हूं। न केवल माफी मांगी गई, बल्कि इजराइल पर दो तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है। भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। कहां से हमला हुआ वो दिखाऊंगा, और तुर्की ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जिससे इजराइल बौखला रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले देखिए, द व्हाइट हाउस read out of President Trump's call with Prime Minister Netanyahu of Israel and Prime Minister Al Thani of Qatar। इसमें बकायदा बातचीत हुई है, सॉरी वॉरी कहा गया है, पूरा लेटर है ये, और ये 29 तारीख का है। नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए माफ़ी मांगी है। व्हाइट हाउस का कहना है इजरायलियों और कतरियों के साथ हुई बातचीत में कि व्हाइट हाउस रीड आउट में कहा गया कि नेतन्याहू ने इस बात का गहरा खेद व्यक्त किया कि कतर में हमास के ठिकानों पर इजराइल के मिसाइल हमले में अनजाने में एक कतर सैनिक की मौत हो गई। उन्होंने आगे खेद व्यक्त किया कि बंधक वार्ता के दौरान हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर इजराइल ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और पुष्टि की कि इजराइल भविष्य में ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा। यानी नाक तो रगड़ी रगड़ी, कान पकड़कर खींच भी दिया गया कि आगे से हरकत कर मत जाना। दरअसल जब कतर पर हमला किया था, सबने तेवर देखे थे। तेवर इस तरीके के थे कि इजिप्ट पर हमला होगा, फिर तुर्की पर होगा और दोबारा कतर पर हमला होगा। कतर नाराज था, लेकिन लगातार कभी चीन कतर का नाम लिया जा रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में इजराइल के खिलाफ जो माहौल बना, उसके खिलाफ चीन और कतर दोनों को जिम्मेदार बताया था, और ये खुलकर कहा था कि आने वाले वक्त में अगर किसी भी देश में उनको पता लगता है कि हमास के नेता मौजूद है, तो वहां पर हमला करेगा, दिल खोलकर हमला करेगा और किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। ये तेवर थे नेतन्याहू के। ये बयान ऐसा नहीं था कहीं छप गया हो, मुंह से बोलते हुए बयान, बकायदा स्टेटमेंट जारी किया, अपना बयान दिया था नेतन्याहू ने, जिसको आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया भी था। लेकिन ये तेवर ठंडे पड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? ये सारा दबाव अमेरिका का है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक खबर भी चल रही थी। खबर यह थी कि अमेरिका इजराइल के दबाव में फैसले लेता है। इस बार अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई। उसने बताया कि ऐसा नहीं है, और दूसरा ये कि बोरिया बिस्तरा बंधने का डर सता रहा था। देखिए आगे भी खबर है। Prime Minister Netanyahu spoke on the phone with the Prime Minister of Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, and apologized for harm to Qatar's sovereignty in the strike on Doha। उन्होंने पहले तो जताया कि भैया जो हमने संप्रभुता का उल्लंघन किया, कतर पर हमला किया, वो गलत किया। कतर के एक सैनिक की मौत हुई, उसके लिए माफ़ी मांगी सिक्योरिटी ऑफिसर की, और ये भी कहा कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल मैंने तब भी कहा था कि कतर अपनी मर्जी से, हमास के जो नेता वहाँ मौज मस्ती अय्याशी करने नहीं गए कतर। दरअसल कतर कहे थे कि अमेरिका की तरफ से जो डील प्रस्ताव थी, समझौता कैसे होगा, उस पर बातचीत करने गए थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसने हमला करके अपनी ताकत की नुमाइश की। कई ऐसे लोग थे
जो कहते थे कि देखो देखो इजराइल अकेला ही काफ़ी है, अकेला ही काफ़ी है। देखिए, नाक रगड़ने के लिए अकेला ही काफ़ी है। नेतन्याहू ने ट्रंप से मीटिंग के दौरान कतर के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर माफ़ी मांगी। यही माफ़ी दोहा में हमास की बैठक पर हमला करने और कतर की सार्वभौमिकता का उल्लंघन करने के लिए मांगी गई है कि आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी पूरी तरह से सरेंडर हो गया नेतन्याहू, पूरी तरह से सरेंडर हो गया इजराइल कतर के सामने। अब आते हैं ज़रा यमन के सामने। यमन की तरफ से क्या कुछ किया गया देखिए। अल्लाहु अकबर, अल-मौत लअमरीका, अल-मौत लिइस्राईल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल-मौत लअमरीका, अल-मौत लिइस्राईल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल-मौत लअमरीका, अल-मौत लिइस्राईल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र। तो ये आप देख रहे हैं समुद्री इलाके में अचानक से एक धमाका, और धमाके में गोल गोल आपको आग का गोला नजर आता होगा। दरअसल ये आग का गोला एक शिप है। यमन ने एक इजरायली शिप को अरेबियन सी में अपना निशाना बनाया है। यमन के टारगेट पर यह इजरायली शिप आया और इजरायली शिप पर जैसे ही हमला हुआ वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। थोड़ी देर में पूरे शिप में आग लग गई और कहा जा रहा है वो लीक कर गया और उसके बाद धीरे धीरे वो सिंक होता चला गया। यानी इजराइल का एक और शिप हलाक हो गया। इससे पहले एक शिप कब्जे में है, कई शिपों को डुबो दिया गया है, कई ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं और इन सब के बीच अब यमन ने, हूती लड़ाकों ने इजराइल का एक और शिप डुबो दिया। इससे पहले आपको मालूम होगा 3 दिन पहले खबर आई थी कि इजराइल ने एक ड्रोन अटैक किया था यमन के तट पर, जहां यमन के तट पर से सटे एक इलाके में, समुद्री इलाके में एक शिप खड़ा था और उस पर हमला कर दिया। वो शिप यमन का नहीं बल्कि पाकिस्तान का निकला, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी मोर्चा खोल रखा है खास तौर पर इजराइल के खिलाफ। अब एक और खबर है, डच शिप MV माइनवर वॉच इज स्ट्रक बाय बैलिस्टिक मिसाइल नियर यमन। तो ये MV नाम का जो डच शिप है, ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई यमन की तरफ से। यमन के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल इस पर दागी गई है डच शिप पर। अब किसने कैसे दागी ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये भी डूब गया है, ये खबर निकल कर आई। अब देखिए एक और बड़ा हमला यमन की तरफ से जो किया गया वो देखिए, एक के बाद एक अटैक की वीडियो देखिए। रोकने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इन मिसाइल्स को रोका जाए, लेकिन रोकने में नाकामयाब कैसे निकल कर आता है कि इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाती, उसके बराबर से होकर गुजर जाती है। कई वीडियोज ऐसी निकल कर सामने आई इसमें, ये देखिए पूरी वीडियो है कि कैसे उसे लगातार इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। बताया गया ऐसी 15 मिसाइल हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता और उन्हें भारी तबाही इजराइल में मचाई। खुद इजराइल की मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया कि यहाँ कई मिसाइलों की बौछार हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल में की गई और कई ऐसी मिसाइल हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दरअसल इसमें खास तौर पर ऐसी मिसाइलों का भी जिक्र किया गया है जिसका वॉरहेड अलग हो जाता है और उसके बाद जो इंटरसेप्टर होता है वो दूसरे हिस्से को जाकर हिट करता है, जबकि उसका वॉरहेड जाकर सीधे टारगेट को हिट कर रहा है। यानी इंटरसेप्टर भी पूरी तरीके से हूती लड़ाकों के पहले ड्रोन और अब मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। अब इस वीडियो को देखिए। तो गजा का ये इलाका है, अल-नसारा इलाके में बहुत बड़ी घटना हो गई। हमास ने 3-4 विस्फोटक दाग दिए। IDF का एक D9 बुलडोजर उड़ गया, इतना ताकतवर था कि एक मरकबा टैंक पलट गया। ये तस्वीर निकल कर आई। 2 इजरायली सैनिक इसमें मारे गए हैं, जो 9 घायल होने उनके अंगों को काटना पड़ा। इतना भयानक हमला हाल ही में पहली बार हुआ है, दावा किया गया। बहुत ज़बरदस्त ये हमला माना जा रहा है अब तक का कि हमास की तरफ से किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जब से फ़िलिस्तीन बना है, फ़िलिस्तीन एक देश बना है, फ़िलिस्तीन तो था ही पहले से, फ़िलिस्तीन जब से देश की मान्यता मिली है तब से और ज़्यादा ताकतवर हमास होता जा रहा है और छटपटाहट बौखलाहट में यही देखने को मिल रही है नेतन्याहू में। देखिए ये भी खबर निकल आई, मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है इजराइल सोल्जर्स के खिलाफ इन गजा में। हमास ने 2 आर्मर्ड व्हीकल को मार दिया, एक टैंक, एक बुलडोजर मारा गया। 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, मतलब पलट गए उधर, और 2 इजरायली सोल्जर मारे गए। 9 घायल हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और जाते जाते खबर तुर्की से, तो मेडिटेरियन सी है ये देखिए। तो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला जो लगातार बढ़ रहा है, कहाँ पर? गजा की तरफ, फ़िलिस्तीन की तरफ। वहाँ आप देख सकते हैं तुर्की के जैसे ही तट पर पहुँचा तो तुर्की के लोगों ने वहाँ पर खाना डिलीवर किया है।
खाना, तमाम सामान, साजो सामान वहाँ पर उस शिप पर लादे गए। ये तुर्की से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। यानी तुर्की ने भी मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।